हम्म। हम अक्सर इतिहास के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में किसी म्यूजियम की तस्वीर उभरती है। मतलब एक ऐसी जगह जहां प्राचीन चीजें कांच के बक्सों में बिल्कुल सुरक्षित रखी होती हैं। उन पर एक बोर्ड लगा होता है कि कृपया छुएं नहीं। हाँ, ऐसा लगता है जैसे जैसे समय वहां आकर ठहर गया हो। ये इंसानी फितरत है ना। हम इतिहास को एक रुकी हुई चीज की तरह देखना पसंद करते हैं। अतीत को एक तय खांचे में फिट कर देने से चीजें थोड़ी आसान लगती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन तब क्या होता है जब वो ऐतिहासिक धरोहर कोई पत्थर की इमारत या कोई तलवार नहीं, बल्कि एक जीती जागती बहती हुई पानी की झील हो? वहां कोई कांच का बक्सा काम नहीं आता। एकदम सही। इतिहास, प्रकृति और आधुनिकता आपस में बहुत बुरी तरह से टकराने लगते हैं, और जो तस्वीर कल तक बिल्कुल साफ लग रही थी वो अचानक से बेहद जटिल और उलझी हुई हो जाती है। और नागपुर की प्रसिद्ध फुटाला झील के मामले में ये कोई किताबी बात नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही वास्तविक जमीनी सच्चाई है। तो ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। आज की इस गहन विश्लेषण का मिशन बहुत खास है। यूनाइटेड न्यूज की ओर से प्रस्तुत इस डीप डाइव में हम उन तमाम स्रोतों, रिसर्च पेपर्स और न्यूज रिपोर्ट्स को खंगाल रहे हैं जो नागपुर की फुटाला झील की पूरी कहानी बयां करते हैं। और हमारा उद्देश्य ये समझना है कि कैसे 200 साल पुराना एक शाही जलाशय आधुनिक इंजीनियरिंग का एक विश्व स्तरीय प्रोजेक्ट बन गया। हाँ, और फिर कैसे ये सुप्रीम कोर्ट की कानूनी फाइलों और अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीति के बीच फंस गया। आगे इसका क्या होने वाला है, ये सब हम डिकोड करेंगे। यूनाइटेड न्यूज का फोकस इसी बात पर है कि हम सतह के नीचे जाकर असल कारणों को समझें। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस पूरी बहस को, जो आज विकास बनाम पर्यावरण की बन चुकी है, हम तब तक नहीं समझ सकते जब तक हम इसके जन्म की कहानी न जान लें। मतलब ये समझना बहुत जरूरी है कि ये झील वहां आई कैसे। बिल्कुल। तो कहानी शुरू होती है 18वीं सदी के अंत में, लगभग 1799 के आसपास। उस समय नागपुर पर भोसले राजवंश का शासन था। हाँ, और राजे रघुजी भोसले द्वितीय ने 60 एकड़ में फैली इस झील का निर्माण करवाया था। उस समय इसे तिलंखेड़ी तालाब कहा जाता था। अब मेरे मन में यह सवाल उठता है कि आखिर 60 एकड़ का तालाब खोदने की जरूरत क्या थी? ये कोई शाही शौक तो नहीं लग रहा। नहीं, ये कोई शौक नहीं था, बल्कि ये उस दौर का एक बहुत बड़ा बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट था। मतलब एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। अच्छा। हाँ, उस समय नागपुर और उसके आसपास के ग्रामीण इलाकों में पानी की भारी किल्लत होने लगी थी। तो भोसले शासकों ने इसे एक विशाल जल भंडारण केंद्र के रूप में डिजाइन किया था। पानी को रोकने के लिए बाकायदा इसके 3 तरफ पक्की दीवारें, जिन्हें रिटेनिंग वॉल कहते हैं, वो बनाई गई थी। मतलब ये एक तरह का 18वीं सदी का इंजीनियरिंग समाधान था। बिल्कुल। और सिर्फ इंजीनियरिंग ही नहीं, इसके पास ही 1785 में बना कल्याणेश्वर शिव मंदिर भी है। हमारे स्रोत बताते हैं कि शाही परिवार सावन के महीने में वहां आकर रहा करता था। हाँ, तो पानी की जरूरत के साथ साथ ये एक तरह से एक सांस्कृतिक केंद्र भी बन गया था। लेकिन फिर वो हुआ जो भारत के हर रियासती ढांचे के साथ हुआ, सत्ता बदली और अंग्रेज आ गए। और अंग्रेजों के आते ही प्राथमिकताओं का पूरा ढांचा बदल गया। उनका मुख्य उद्देश्य नागपुर जैसे मध्य भारतीय शहर को व्यापार और प्रशासन के लिए बाकी देश से जोड़ना था, जिसके लिए उन्होंने बड़े पैमाने पर रेलवे लाइनों का जाल बिछाया। एकदम सही। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई। रेलवे की पटरियां बिछाने के लिए जो ऊंचे तटबंध या मिट्टी के बांध बनाए गए, उन्होंने फुटाला झील के प्राकृतिक जलग्रहण क्षेत्र को हमेशा के लिए काट दिया। मतलब जहां से बारिश का पानी बहकर झील में आता था, वो रास्ता ही बंद हो गया। हाँ, वो प्राकृतिक प्रवाह पूरी तरह रुक गया। ये तो बहुत ही भयानक भूल थी। बिना पानी के स्रोत के कोई भी झील कितने दिन टिक सकती है? ये कुछ वैसा ही है जैसे किसी प्राचीन शहर की जीवन रेखा को अचानक से काट दिया जाए। बहुत लंबी लड़ाई लड़ी इस झील ने। पानी का प्रवाह रुक जाने के कारण इसका जलस्तर लगातार गिरता रहा, और 1980 के दशक तक आते आते हालत ये हो गई कि 60 एकड़ की ये विशाल झील पूरी तरह से सूखकर एक मैदान में तब्दील हो गई। अरे वाकई 60 एकड़ की झील पूरी तरह सूख गई? हाँ, बिल्कुल। और इसे वापस भरने और अपनी पुरानी स्थिति में लौटने में 2 साल का समय लगा। मतलब सोचिए, जो जगह कभी पूरे शहर की प्यास बुझाती थी, वो खुद अपनी एक एक बूंद के लिए तरस रही थी।
लेकिन जब पानी वापस आया तो झील वैसी नहीं रही जैसी भोंसले राजाओं ने बनाई थी। उसने एक नया रूप ले लिया था और ये प्रकृति के लचीलेपन का एक शानदार उदाहरण है। वो कैसे? जब पानी वापस जमा हुआ तो वहां कई तरह की जलीय वनस्पतियां पनपने लगी। धीरे धीरे यह जगह एक बेहद जटिल पारिस्थितिकी तंत्र यानी एक इकोसिस्टम में बदल गई। अच्छा, मतलब अब ये सिर्फ एक पानी की टंकी नहीं रह गई थी। बिल्कुल नहीं। आज के समय में ये 34 विभिन्न पक्षी प्रजातियों का घर है। सर्दियों में दूर दराज से प्रवासी पक्षी यहाँ डेरा डालते हैं। मछलियों का पूरा एक संसार इसके भीतर बस गया है। यहाँ कहानी सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जो चीज महज एक ईंट पत्थर का मानव निर्मित टैंक थी, वो 2 सदियों में प्रकृति का एक अभिन्न अंग बन गई। हाँ, बिल्कुल। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती है। एक बार फिर इंसानी महत्वाकांक्षा इस झील की तरफ मुड़ती है। नागपुर शहर के विकास प्राधिकरणों ने फैसला किया कि इस झील को सिर्फ एक शांत पक्षी विहार नहीं, बल्कि शहर की सबसे बड़ी और चमकदार पहचान बनाना है। और इसके लिए जो विजन तैयार किया गया वो सच में बहुत ही भव्य था। हम 75 करोड़ रुपए के एक म्यूजिकल फ्लोटिंग फाउंटेन प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। 75 करोड़? हाँ, और ये कोई साधारण फव्वारा नहीं, बल्कि 158 मीटर लंबा एक ऐसा स्ट्रक्चर जो दुनिया का सबसे लंबा तैरने वाला फव्वारा बनने जा रहा था। 158 मीटर? ये तो लगभग 1.5 फुटबॉल मैदान के बराबर है। बिल्कुल। और स्रोतों के अनुसार इसे डिजाइन करने की जिम्मेदारी दी गई फ्रांस की प्रसिद्ध कंपनी क्रिस्टल को। ये वही कंपनी है जिसने दुबई एक्सपो में अपनी इंजीनियरिंग का लोहा मनवाया था और सिंगापुर का मशहूर विंग्स ऑफ टाइम शो भी डिजाइन किया था। जी हाँ। लेकिन मुझे यहाँ एक बड़ी तकनीकी उलझन दिख रही है। मतलब देखिए, दुबई का जो फाउंटेन है वो 140 करोड़ रुपए में एक बिल्कुल साफ कृत्रिम पूल में बनाया गया था। वहां पानी का स्तर मशीन से कंट्रोल होता है। सही कह रहे हैं। लेकिन फुटाला तो एक प्राकृतिक खुली झील है ना। यहाँ पानी के नीचे सिर्फ गाद, कीचड़ और बदलते जलस्तर की समस्या है। इतने बड़े स्ट्रक्चर को इसके अंदर टिकाया कैसे जा सकता है? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है और फ्रांसीसी इंजीनियरों के लिए भी ये सबसे बड़ा सिरदर्द था। वो तो होना ही था। देखिए, कृत्रिम पूल में आप आसानी से जमीन पर पक्के पिलर खड़े कर सकते हैं, लेकिन एक प्राकृतिक झील के अस्थिर तल पर जहां इतना कीचड़ है, आप कंक्रीट के पिलर नहीं बना सकते। तो फिर उन्होंने क्या किया? इसलिए उन्होंने एक फ्लोटिंग पॉन्टून सिस्टम का इस्तेमाल किया और इस तैरते हुए ढांचे को अपनी जगह पर स्थिर रखने के लिए पानी के नीचे 1.5 टन वजन वाले 40 विशाल एंकर गिराए गए। रुकिए, 1.5 टन के 40 एंकर? लेकिन कीचड़ में तो वो तो धंसते चले जाएंगे। वो काम कैसे करते हैं? यहीं पर उन्नत तकनीक काम आती है। उन्होंने इन एंकरों को सही जगह स्थापित करने के लिए अंडर वाटर डिजिटल जीपीएस का इस्तेमाल किया। अंडर वाटर जीपीएस? हाँ, क्योंकि आम जीपीएस पानी के अंदर काम नहीं करता। रेडियो तरंगे पानी में नष्ट हो जाती हैं। इसलिए उन्होंने अकॉस्टिक सिग्नल्स यानी ध्वनि तरंगों का उपयोग करके झील के तल का पूरा डिजिटल नक्शा तैयार किया। ओह, मतलब साउंड वेव्स के जरिए? बिल्कुल। और फिर गोताखोरों ने मटमैले पानी में नीचे जाकर 540 केबलों का एक जटिल जाल बिछाया जो इन एंकरों से जुड़ा था। 540 केबल, वो भी कीचड़ वाले पानी में? हाँ, और ये तारों का जाल एक तरह का डायनामिक टेंशन पैदा करता है, जिससे पानी का स्तर कम या ज्यादा होने पर भी फव्वारा अपनी जगह से नहीं खिसकता, बल्कि लहरों के साथ बस ऊपर नीचे होता रहता है। ये तो इंजीनियरिंग का कोई जादू लग रहा है। और पानी के ऊपर जो अनुभव डिजाइन किया गया था वो भी कम जादुई नहीं था। विजन ये था कि पानी की बौछारों के बीच रोशनी और लेजर के जरिए नागपुर का पूरा 300 साल का इतिहास दिखाया जाएगा। और इसके लिए AR रहमान ने एक खास सिग्नेचर ट्यून भी कंपोज की थी। बिल्कुल, और इसमें आवाजों का जो चयन था वो भी बहुत खास था। हिंदी में नरेशन के लिए गुलजार साहब की आवाज रिकॉर्ड की गई, मराठी के लिए नाना पाटेकर और अंग्रेजी में कहानी सुनाने के लिए सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की आवाज चुनी गई। और बात सिर्फ फाउंटेन की नहीं थी। स्रोत बताते हैं कि झील के अंदर एक कृत्रिम बरगद का पेड़ और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए बाकायदा एक तैरता हुआ मंच भी बनाया जा रहा था। मतलब सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा था, है ना? दुनिया की बेहतरीन इंजीनियरिंग, भारत के सबसे बड़े कलाकार और 75 करोड़ का भारी भरकम बजट। हाँ,
सब कुछ तय योजना के अनुसार चल रहा था। लेकिन फिर अचानक से सारा काम ठप हो गया, सब कुछ रुक गया। जो झील कल तक नागपुर का गौरव बनने वाली थी, वो एक विवादित खंडर में तब्दील होने लगी। ऐसा क्यों हुआ? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो जब भी आप किसी ऐसे प्राकृतिक इकोसिस्टम में जो सैकड़ों सालों से अपने हाल पर छोड़ दिया गया हो, अचानक से इतनी भारी मात्रा में स्टील, तार और मशीनें डालते हैं तो प्रकृति प्रतिक्रिया देती ही है। बात तो सही है। इस प्रोजेक्ट के रुकने के पीछे मुख्य रूप से 3 बड़े कारण थे जिन्होंने एक के बाद एक इस पर वार किया। तो आइए इन कारणों की परतें खोलते हैं। सबसे पहला झटका कहां से लगा? सबसे पहला और सबसे गंभीर झटका पर्यावरण की तरफ से ही आया। इस झील के आसपास कई घने आवासीय इलाके विकसित हो चुके हैं और उनका सीवेज या अपशिष्ट जल सीधे झील में गिर रहा था। अच्छा, सीवेज का पानी। हाँ, और सीवेज में नाइट्रोजन और फास्फोरस होता है जो पानी में शैवाल यानी एल्गी के पनपने के लिए एकदम सही खुराक है। तो ये वही हरी काई हैं जो तालाबों के ऊपर जम जाती हैं। लेकिन मेरा मतलब वो करोड़ों की मशीनों को कैसे रोक सकती है? काई इतनी भी क्या खतरनाक हो सकती है? ये सिर्फ सतह पर तैरने वाली काई नहीं थी। जब पानी के नीचे 540 केबलों और सैकड़ों मोटरों का जाल बिछाया गया तो इन शैवालों को चिपकने के लिए एक बहुत बड़ा आधार मिल गया। ओ, मतलब वो तारों से लिपट गए। बिल्कुल, शैवाल उन तारों और फाउंटेन के नोजल के चारों ओर इतनी तेजी से लिपटने लगे कि पूरी मशीनरी चौक हो गई। पानी खींचने वाले पंप पूरी तरह जाम हो गए। फ्रांसीसी तकनीक उस जैविक हमले के सामने बेबस हो गई। ये तो बहुत ही अजीब बात है। मतलब एक तरफ फ्रांस के बेस्ट इंजीनियर्स थे और दूसरी तरफ नागपुर के सीवेज की काई, और जीत काई की हुई। हाँ, प्रकृति का अपना तरीका होता है। ये एक तरह से बहुत बड़ी विडंबना है। जो झील कभी जीवन बचाने के लिए बनाई गई थी, वो अपने ही सौंदर्यीकरण से बचने के लिए संघर्ष कर रही थी। आप ऊपर से कितना भी सुंदर दृश्य बना लें, अगर झील के पानी की मूल गुणवत्ता ही खराब है तो कोई तकनीक काम नहीं आ सकती। बिल्कुल सही विश्लेषण है आपका। लेकिन देखिए, ये तो सिर्फ तकनीकी खराबी थी, है ना? इसे साफ किया जा सकता था। फिर मामला कोर्ट में कैसे पहुंच गया? और यहीं से दूसरा सबसे बड़ा कारण सामने आता है, कानूनी लड़ाई। जनवरी 2024 में स्वच्छ एसोसिएशन नाम के एक गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ ने सीधे सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर दी। अच्छा, उनकी क्या शिकायत थी? उनका दावा बहुत गंभीर था। उनका कहना था कि सौंदर्यीकरण के नाम पर इस झील में लगभग 7,000 टन कंक्रीट और मलबा डाला गया है। 7,000 टन कंक्रीट, ये तो किसी भी झील का दम घोटने के लिए काफी है। जी। उनका मुख्य तर्क क्या था कोर्ट में? उनका मुख्य कानूनी तर्क ये था कि फुटाला झील वेटलैंड संरक्षण नियमों के अंतर्गत आती है। मतलब आर्द्र भूमि के नियम। हाँ, भारत के पर्यावरण कानूनों के तहत किसी भी वेटलैंड में स्थायी कंक्रीट निर्माण या ऐसा कोई भी काम जिससे उसका पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता हो, पूरी तरह से गैरकानूनी है। तो एनजीओ का ये मानना था कि ये प्रोजेक्ट प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा है। बिल्कुल, उनका कहना था कि ये फाउंटेन प्रोजेक्ट 34 पक्षी प्रजातियों के इस प्राकृतिक घर को एक कंक्रीट के मनोरंजन पार्क में बदल देगा। और क्या सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात मान ली? शुरुआत में हाँ। मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे प्रोजेक्ट पर स्टे लगा दिया। सारा काम रातों रात रोक दिया गया। तो अब स्थिति ये थी कि हमारे पास काई से भरी मशीनें हैं और एक कोर्ट का स्टे ऑर्डर है। मुझे लगा कि परेशानियां यहीं खत्म हो गई होंगी, लेकिन हमारे स्रोतों में एक और बहुत ही अजीब कारण का जिक्र है जिसका नागपुर से कोई लेना देना ही नहीं था। भू राजनीति, मतलब जियोपॉलिटिक्स का यहाँ क्या काम? ये शायद इस पूरी कहानी का सबसे अप्रत्याशित हिस्सा है। जैसा कि हमने चर्चा की, फाउंटेन की लाइटिंग, प्रोजेक्शन और सॉफ्टवेयर का काम फ्रांस की क्रिस्टल कंपनी के एक विशेषज्ञ टीम को करना था। हाँ, वो फ्रांसीसी इंजीनियर। लेकिन ठीक उसी समय खाड़ी देशों में यानी गल्फ में युद्ध और तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया। अच्छा, तो मिडिल ईस्ट के उस संघर्ष की वजह से अंतर्राष्ट्रीय हवाई उड़ानें प्रभावित हुई। बिल्कुल, सुरक्षा कारणों से उड़ानों के रूट बदले गए, कई उड़ानें रद्द हुईं और फ्रांसीसी इंजीनियरों की वो पूरी टीम जो भारत आकर आखिरी चरण का काम पूरा करने वाली थी, वो यात्रा ही नहीं कर पाई। ये तो बटरफ्लाई इफेक्ट का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। खाड़ी देशों में गोलियां चल रही हैं और उसका सीधा असर मध्य भारत की एक झील के फवारे पे पड़ रहा है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। तो ये एक ऐसा समय था जब प्रोजेक्ट पूरी तरह से मृत नजर आ रहा था, है ना?
पर्यावरणविदों को लग रहा था कि वे झील को बचा लेंगे और दूसरी तरफ विकास प्राधिकरण करोड़ों रुपए डूबते हुए देख रहे थे। हाँ, ये गतिरोध था जो कई महीनों तक चला, लेकिन अंततः भारत की सर्वोच्च अदालत को ये तय करना था कि क्या फुटाला झील वास्तव में एक संरक्षित वेटलैंड है या नहीं। और अब अक्टूबर 2025 में जो फैसला आया उसने पूरी बाजी पलट दी। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बारीकी से सभी ऐतिहासिक दस्तावेजों और कानूनों का अध्ययन किया और अंत में एनजीओ की याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू करने की हरी झंडी दे दी। तो इन सब का क्या मतलब है? आखिर कोर्ट ने किस आधार पर इतने बड़े निर्माण को पर्यावरण नियमों के खिलाफ नहीं माना? ये फैसला एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी परिभाषा पर टिका था। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से फैसला सुनाया कि फुटाला झील एक प्राकृतिक वेटलैंड नहीं है। तो फिर क्या है? ये एक मानव निर्मित यानी मैन मेड झील है। अच्छा, मतलब कोर्ट का तर्क ये था कि चूंकि 1799 में भोंसले राजाओं ने इसे इंसानी हाथों से खोदा था और इसके चारों ओर पक्की दीवारें बनाई थीं, इसलिए आज 200 साल बाद भी इसे प्राकृतिक झील का दर्जा नहीं दिया जा सकता। एकदम सटीक। वेटलैंड संरक्षण नियम मुख्य रूप से प्राकृतिक रूप से बनी झीलों, दलदलों और आर्द्र भूमियों को बचाने के लिए है। जो पानी के स्रोत इंसानों द्वारा किसी खास उद्देश्य के लिए बनाए गए हों, जैसे सिंचाई या पानी जमा करना, वो इस कानून के सख्त प्रतिबंधों के दायरे से बाहर आते हैं। ये एक बहुत ही बड़ी तकनीकी बारीक बिंदु है, एक तरह का लूप होल। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। मतलब भले ही प्रकृति ने उस झील को अपना लिया हो, पक्षियों ने उसे अपना घर बना लिया हो, लेकिन कागजों पर वो आज भी इंसानों द्वारा बनाई गई एक पानी की टंकी ही है। कानूनी तौर पर हाँ, यही सच है। तो इस फैसले के बाद जमीन पर क्या हलचल हुई? काम फिर से शुरू हुआ? बिल्कुल। फैसले के तुरंत बाद महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी महामेट्रो और नागपुर सुधार प्रन्यास जो इस प्रोजेक्ट के नोडल एजेंट्स है, उन्होंने काम को फिर से तेज कर दिया है। और वो काई वाली समस्या का क्या हुआ? जो केबल शैवाल की वजह से खराब हो गए थे, उनमें से लगभग 80% नए केबल मंगाए जा चुके हैं और फ्रांसीसी इंजीनियरों की टीम भी वैकल्पिक मार्गों से भारत पहुंचने की तैयारी कर रही है। और हमारे स्रोत बताते हैं कि भविष्य का विजन अब पहले से भी ज्यादा बड़ा हो गया है। मतलब फाउंटेन के साथ साथ अब वहां एक विशाल दर्शक दीर्घा, एक बड़ा मनोरंजन पार्क, तरह तरह के फूड स्टॉल्स और यहाँ तक कि एक रोटेटिंग रेस्टोरेंट जैसी सुविधाएं भी विकसित करने की योजना है। ये फैसला कानूनी और ढांचागत विकास के दृष्टिकोण से एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। ये भविष्य के लिए एक नज़ीर बन सकता है। कैसे? देखिए, भारत में ऐसी हजारों झीलें और तालाब हैं जो सदियों पहले राजा महाराजाओं ने बनवाए थे। जब उन शहरों का आधुनिकीकरण होगा तो ये फैसला विकास प्राधिकरणों को एक बहुत बड़ा कानूनी आधार प्रदान करेगा। अगर हम पूरी चर्चा को समेटें तो यूनाइटेड न्यूज़ के इस गहन विश्लेषण ने हमें फुटाला झील का एक ऐसा सफर दिखाया है जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। बिल्कुल। 18वीं सदी की एक व्यवहारिक जरूरत जो सूख कर खत्म होने के कगार पर पहुंच गई, फिर उसने खुद को एक प्राकृतिक आश्रय में बदला और अब वो दुनिया के सबसे बड़े फ्लोटिंग फाउंटेन के रूप में एक चमकदार इंजीनियरिंग मार्वल बनने जा रही है। और ये सिर्फ नागपुर की बात नहीं है, ये कहानी दुनिया भर के उन सभी तेजी से बढ़ते शहरों की कहानी है जो अपने पुराने अस्तित्व और नए सपनों के बीच संतुलन बनाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। विकास और विरासत के बीच ये रस्साकशी हर जगह मौजूद है। बिल्कुल सही कहा। और चर्चा को विराम देने से पहले एक ऐसा सवाल छोड़ना बहुत जरूरी लगता है जो किसी कोर्ट के फैसले से भी ज्यादा गहरा है। बताइए। श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात है कि जरा सोचिए, जब इंसान कोई चीज बनाता है तो वो कृत्रिम होती है, लेकिन अगर 200 साल तक प्रकृति उस कृत्रिम चीज को अपने सांचे में ढालती रहे, अगर वो 34 अलग अलग पक्षी प्रजातियों का घर बन जाए, एक पूरा इकोसिस्टम उसमें जन्म ले ले, हाँ। तो वो कौन सा सटीक बिंदु होता है जहां इंसानी इंजीनियरिंग का टैग हट जाता है और वो चीज पूरी तरह से प्रकृति बन जाती है? क्या मैं इसलिए किसी झील को प्राकृतिक विरासत मानने से इनकार कर देना चाहिए क्योंकि सदियों पहले उसे किसी इंसान की कुदाल ने खोदा था? ये वाकई एक बहुत ही सोचने पे मजबूर करने वाला सवाल है। या फिर समय और प्रकृति के पास ये ताकत है कि वे हमारे द्वारा बनाए गए हर चीज को एक दिन अपना बना लेते हैं? इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही।